जी, तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग की थोड़ी बेसिक्स बात मैं बता दूं, पढ़ा दूं। इसके हवाले से ग्राफ अगर आपको रीड करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वर्टिकल, आपको पता है वर्टिकल वाली जो रॉ होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, वर्टिकल में लिखा हुआ है फ्री एनर्जी, ये जी होता है। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये डिस्कवर की थी फ्री एनर्जी। तो और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के मतलब रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है, उसकी इंजाइम की, ठीक है, उसकी एक्टिविटी की। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम। देखें कितनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसकी पीक जा रही है। ये ग्राफ एक तरीके का ग्राफ समझें कि आपको पता है कि जितने ये ज़ीरो से शुरू होता है, ठीक है, और ऊपर तक इसकी लाइन जाती है 1 2 3 4 5, तो वो इतनी ऊपर तक देखें इसकी वो पीक जा रही है ग्राफ की। और जो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है उसकी पीक कितनी नीचे है। ठीक है, इसका मतलब आपने ये बात अगर चैप्टर पढ़ी और समझ आ गया होगा कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में हर बार पूछा जाता है बोर्ड में कि एंजाइम का क्या रोल होता है। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। और हम लोग कभी कभार ये भी बोलते हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और इक्विलिब्रियम को छेड़छाड़ नहीं करता। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता एंजाइम। ना वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन करता है, ना रिवर्सिबल में कोई पार्टिसिपेट करता है, बस ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। अगर कोई रिएक्शन बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है तो ये क्या करेगा, उसकी स्पीड को तेज़ कर देगा। ठीक है, ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करने के लिए बगैर एंजाइम की मौजूदगी में। मतलब एंजाइम नहीं होगा बगैर एंजाइम के, विदाउट एंजाइम। मतलब देखें, एंजाइम अगर नहीं होता, अल्लाह ताला ने वैसे ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी, मतलब एक हम फ़ायदे की है ये हमारी, कि हमारी अगर एंजाइम नहीं होता तो पता है क्या होता। जितनी भी एटीपीज़ बनते हैं, आप एटीपी को जानते होंगे, एनर्जी करेंसी है, जहाँ पर भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी करेंसी है, जहाँ भी एनर्जी चाहिए होती है वहाँ एटीपी अपनी एनर्जी देता है। ठीक है, तो वहाँ एडीपी में और अपने फॉस्फेट आयन में ब्रेक हो जाता है और वो अपनी बॉन्ड ब्रेक कर देता है। जो आपको पता है थर्ड बॉन्ड में से उसकी एनर्जी निकलती है 7.3 जूल पर मोल। ठीक है, केल्विन जूल पर मोल ये एनर्जी इसकी निकलती है थर्ड बॉन्ड से ब्रेक होने से। मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो खैर वो बात वहाँ चल गई। मैं ये आपको बता रही थी कि एटीपी है जो एनर्जी देता है। और हमारी बॉडी में देखें, अगर एंजाइम जितने भी, अगर एंजाइम नहीं होता, बाकी रिएक्शन हो रहे होते तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती, उनको ज़्यादा एटीपी चाहिए होता, और हमारी बॉडी इतनी एनर्जी नहीं बना रही होती। ठीक है, और हमारी डिमांड क्या होती बॉडी की, थोड़ा थोड़ा ही काम हम करते थक जाते और हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती। ज़्यादा हम रेस्पिरेशन अगर हम करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा फूड ब्रेक डाउन हो रहा होता है जल्दी जल्दी। तो एनर्जी वो कहाँ से आती, वो एनर्जी हमारी क्या होता है, एंजाइम होता है वो उसको कम कर देता है। ज़्यादा एनर्जी एटीपी चाहिए होती है ना, नहीं, अब एंजाइम आ गया तो वो कम एटीपी हमें चाहिए होंगे। ठीक है, अगर एंजाइम की मौजूदगी में। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम से क्या मुराद है। एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम हमने डाल दिया, ठीक है, और एंजाइम आपको पता है बहुत कम क्वांटिटी में डलता है। जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे नमक हम डालते हैं, कितना कम डालते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने पूरा सब्जियां जितनी लाए हैं उसी 1 किलो से उसी के हिसाब से हमने वो नमक डाल दिया, नहीं ना। तो इसी तरीके से सबस्ट्रेट की कम क्वांटिटी में होता है एंजाइम। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सबस्ट्रेट ज़्यादा डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, और अच्छा, एंजाइम का ये करता कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को, देखें सबसे पहले आप समझें कि ये केमिस्ट्री है, इसके पीछे केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर का। उसमें अगर आपने पढ़ा हो कि क्या होता है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है कि रिएक्शन अगर उसको ये एनर्जी मिल गई तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे मिलती है, देखें सबसे पहले क्या होता है, अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में रिएक्शन अगर कोई हमें बहुत जल्दी करवाना है, नॉन लिविंग, यहाँ पर हमारी बुक में भी एक लाइन लिखी हुई थी नॉन लिविंग सिस्टम। तो नॉन लिविंग सिस्टम इंडस्ट्री वगैरह की बात कर रहे हैं, केमिकल जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम कैटालिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंजाइम नहीं होते, वो कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, और एंजाइम क्या होता है, बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट मतलब लाइफ में जो लिविंग बीइंग में जो कैटालिस्ट होता है वो, उसको हम एंजाइम बोलते हैं, हम उसको एंजाइम नहीं बोलेंगे। ठीक है,
और हाँ, याद रखिएगा एंजाइम बाहर भी काम कर सकता है, लेकिन हम उसको नॉन लिविंग चीज़ों पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मैंने बाहर क्यों बोला एंजाइम बाहर काम करते हैं, क्योंकि एंजाइम इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन जो होती है या जो भी करते हैं हम लोग लैब वगैरह में, उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है, वो हम लिविंग के लिए ही करते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उसमें एंजाइम नहीं यूज़ होता, जैसे कि अगर हमने कैटलिस्ट वगैरह, आयरन कैटलिस्ट होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, हेबर बॉस प्रोसेस जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो स्पीड अप हो हमारा रिएक्शन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पर होता है। एंजाइम क्या करता है, इक्विलिब्रियम को छेड़छाड़ नहीं करता, दोनों तरफ के रिएक्शन बराबर हो होते हैं, मतलब सबस्ट्रेट के भी रेट बराबर होता है और प्रोडक्ट का भी रेट बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रही थी, जैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी को, ये एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको समझ आ गई है कि एंजाइम को चाहिए होती है। एंजाइम को नहीं, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब ये बात आती है चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होता है। चेंज इन फ्री एनर्जी का मतलब ये है, ये एनर्जी सबस्ट्रेट की होती है और प्रोडक्ट की। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और ये बहुत जो हमारे पेपर्स बनाते हैं उनका ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि ये चेंज इन फ्री एनर्जी को कुछ सवाल पूछ लेते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको टीचर सही से समझाती नहीं है या क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता। तो मैं आपको बताती हूँ चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होता है। चेंज इन फ्री एनर्जी का मतलब है एंजाइम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता चेंज इन फ्री एनर्जी में, याद रखिएगा। पहले भी आपने देखा जब एंजाइम डाला हमने, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देखें, यहाँ पर हमने एंजाइम डाला, यहाँ पर कोई चेंज इसमें तब्दीली आई, देखें यहाँ से यहाँ तक जितना भी है ये चेंज इन फ्री एनर्जी है। एंजाइम डालने के बाद और एंजाइम डालने के पहले दोनों की ये बराबर इतनी ही ली है इन्होंने, ठीक है। और प्रोडक्ट जहाँ बन गया है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वो कितनी कम है, वो देखो नीचे लिखा हुआ भी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, वो बहुत कम है। लेकिन देखें एंजाइम का सिर्फ काम, याद रखिएगा, MCQs के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, एंजाइम का सिर्फ काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है, लो करना और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना, बस। इसके अलावा एंजाइम का कोई काम नहीं होता है। और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये तो बात नॉर्मल सी है, ठीक है। लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा हुआ हो कि चेंज इन फ्री एनर्जी को ये क्या करता है, इसमें छेड़छाड़ करता है, उसको कम करता है, ज़्यादा करता है, नहीं, ये कुछ भी नहीं करता। और चेंज इन फ्री एनर्जी किसकी होती है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की, जो शुरू की एनर्जी होती है और बाद की एनर्जी होती है, मतलब कि बाइंडिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ, और फिर प्रोडक्ट जो निकलता है वो वाली एनर्जी, तो वो उनकी ही अपनी एनर्जी होती है। एंजाइम का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला मेरी ग्राफ समझ आ गया हो, ठीक है। और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आपको समझ आ रहा है कितनी स्पीड से ये कर रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है। और हमें ATP भी कम चाहिए, कितना फ़ायदा हो गया हमारा एंजाइम से कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और ATPs भी हमारे कम यूज़ होंगे। मतलब किसी रिएक्शन में अगर हमें 800 कैलोरी एनर्जी चाहिए, 800 बहुत होती है, चलिए 800 जूल लगा लेती हूँ मैं, हमें चाहिए, और उसमें एंजाइम नहीं है, ठीक है, तो वो रिएक्शन बहुत बहुत स्लो होगा। मतलब आप सोचें अगर डाइजेशन ही नहीं होगी, एंजाइम अगर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात डाइजेशन नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी मिलेगी हम रेस्पिरेशन में कैसे हम अपना फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। मतलब सारा ताल्लुक एंजाइम का है कि एंजाइम होगा तो सारा काम होगा। मतलब लिविंग जो लाइफ है ना, वो इसी वजह से ही है कि एंजाइम मौजूद है। आप सोचें कि ये इतनी सी चीज़ें, हम बिल्कुल नमक की तरह ही हमारी बॉडी में बहुत कम तादाद में होती है, लेकिन इसका काम देखें कितना तेज़ है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी कि ये क्या है, ये है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम। देखिए ये मैं पूरा भी नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ MCQs के हवाले से बताना चाह रही थी कि आया था, तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या चीज़ है। देखिए हमारा जो ह्यूमन है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस पर एंजाइम अपना बिल्कुल परफेक्ट काम देता है, अपना जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन करता है। लेकिन जो प्लांट है उसका 60 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है प्लांट का, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि 60 डिग्री प्लांट का होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, के सारा एंजाइम जो होते हैं प्लांट के वो इस डिग्री पर काम करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब आप समझें कि होता क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस पर हर एंजाइम जो है अपने मैक्सिमम काम करते हैं, ठीक है।
मतलब कि अगर एंजाइम डाल तो दिया, अब काम तो करना ही है उसको, लेकिन उसको टेम्परेचर से बहुत फ़ायदा होता है। अगर टेम्परेचर बिल्कुल 37 है हमारी बॉडी में, तो वो बिल्कुल अपना प्रॉपर काम करेगा, हर चीज़ सही सबस्ट्रेट आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सब कुछ तेज़ तेज़ होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, ये एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा या छोड़ देगा। बंद करना, देखें, डीनेचर का मतलब समझे, पूरा एंजाइम डीनेचर हो गया, और एक का मतलब होता है, एक दूसरा मीनिंग होता है कि एंजाइम ने अपना काम करना स्टॉप कर दिया है। लेकिन डीनेचर कब होता है, एंजाइम डीनेचर जब होता है जब हमारा ये टेम्परेचर 100 पर पहुंच जाता है, तो सारे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। वैसे तो इतना कभी होगा नहीं बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन एंजाइम डीनेचर कब होते हैं, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 80 या 60 हो, ठीक है, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर 50 भी हो, या 100 पे तो बहुत ही मैंने बता दिया कि वो डीनेचर हो जाएगा। हमारी बुक में ये लाइन लिखी हुई, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो बिल्कुल डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब है ये प्रोटीन का बना होता है ना एंजाइम, आपको तो पता है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, या अमाइनो एसिड, इसका टर्शरी और क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगा। जब वही डीनेचर हो जाएगा तो नहीं रहेगी एक्टिव साइट, और ना सबस्ट्रेट कहाँ लगेगा जब एक्टिव साइट ही नहीं होगी, और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बिल्कुल ऑप्टिमम चाहिए होता है हर एंजाइम को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, ठीक है। मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं ना, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मोस्टली एनिमल जो है 25 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना ऑप्टिमम इनके एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। और हाँ, बैक्टीरिया को जो होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कौन से बैक्टीरिया का, हॉट स्प्रिंग वाले बैक्टीरिया का, जिनको हम बोलते हैं थर्मोफिलिक, ठीक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में मौजूद होते हैं, ठीक है। उनका क्या, उनके जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, वो उनका क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 70 डिग्री या उससे ज़्यादा। अगर उनका उससे कम होगा, मतलब कि अगर हमारी बॉडी का 37 है, नहीं, काम ही नहीं करेंगे, स्टॉप हुए होंगे। लेकिन अगर इनका टेम्परेचर 100 पे पहुंच गया तो ये क्या होंगे, ये डी नेचर नहीं होंगे, क्योंकि पहले इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। ये कब डी नेचर होंगे, 100 से ज़्यादा अगर अबव हो गया इनका टेम्परेचर, तो ये डी नेचर हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंक्रीज इन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। देखें, इसको बोलते हैं थंब रूल्स। हम जितना भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा, डबल कर देगा एंजाइम अपने रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को। मतलब स्पीड ना बहुत उसकी ना डबल हो जाएगी सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाने पर, ठीक है। एंजाइम अपनी रिएक्शन को, स्पीड को डबल कर देगा। जैसे पहले उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा था, मतलब कर रहा था अपनी एक्टिविटी। लेकिन अगर हमने क्या किया, पहले उसके, देखें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, उस पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन समझे 30 मीटर पर सेकेंड था। हमने 20 से क्या कर दिया, इसको 30 कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो ये क्या करेगा, 20 मीटर पर सेकंड से कर रहा था ना, तो अब क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड से करेगा, ठीक है। तो ये एक थंब्स रूल है, क्या हमारी लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ बुक की लाइन है, ठीक है। तो ये मुझे आपको समझाना था, ये आप बात याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बोर्ड है सिंध बोर्ड, उसमें बुक की पूरी लाइन आ जाती हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा रूल है, ये थंब रूल है, ठीक है, थंब रूल है, जिसमें क्या बोलते हैं, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कुड इंक्रीज द विल डबल द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डबल कर देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की जानिब। सबसे पहले पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एंजाइम कैटालिस रिएक्शन। देखिए, एंजाइम के बारे में बोल रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है, जो एंजाइम रिएक्शन कैटालिस्ट करने के लिए, मतलब एंजाइम पता है आपको स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कौन सी बात उसकी दुरुस्त है, वो किस तरीके से करता है। तो पहला लिखा हुआ है, द रिएक्शन इज़ फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम। ये लिखा हुआ है, रिएक्शन ना तेज़ हो जाएगा, कौन सा, सेम रिएक्शन, वही रिएक्शन जो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम में हुआ था, ठीक है। एंजाइम डालने से क्या होगा, फास्टर
हो जाएगा रिएक्शन कौन सा, वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन जो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम हो रहा था। ये बात अभी हमने ग्राफ में पढ़ी है, तो या उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बस ये ए इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है, अल्फा इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। और बाकी ऑप्शन भी हम आपको बता देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इज़ अपोजिट फ्रॉम द रिएक्शन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ये बोल रहे हैं फ्री एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एंजाइम से कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करता है। अच्छा, 4डी ऑप्शन है द रिएक्शन ऑलवेज गोन इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स केमिकल इक्विलिब्रियम। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है इक्विलिब्रियम में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होता, और डी हो नहीं सकता इसका आंसर, ठीक है। डेल्टा इज़ नॉट देयर आंसर, अल्फा इज़ द आंसर। अच्छा, नंबर 2 है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ द रीजन डेट। देखिए, एक्टिव साइट एक ऐसा एंजाइम का रीजन है, मैंने आपको बताया था। अभी मैंने एक्टिव साइट का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको मैंने बताना था कि एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट जहाँ पर एंजाइम का आकर बाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे लॉक एंड की मॉडल हमें पढ़ा है, इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा, उन्होंने यही बात बताई थी कि लॉक एंड की ने तो ये बोला था कि एंजाइम क्या होता है, लॉक होता है, और सबस्ट्रेट क्या होता है, की, ठीक है। तो वो उस पर फिट हो जाती है और बिल्कुल स्पेसिफिक एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, ठीक है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल ने क्या बोला था कि एक से ज़्यादा मतलब एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट नहीं होती, जब तक कि सबसे उस पर लगे ना, वो अपनी एक्टिव साइट को खुद ब खुद उसी लिहाज से चेंज कर लेता है, ठीक है। उसकी पहले से ऐसी नहीं होती कि प्रॉपर शेप होगी, रिजिड होगी, मतलब उसने ये बोला रिजिड नहीं होती, रिजिडनेस नहीं बताई इंड्यूस फिट मॉडल ने। रिजिडनेस किसने बताई थी, लॉक एंड की मॉडल ने, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेकंड हम बता रहे थे, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ अ रीजन। ये कौन सा रीजन है? अच्छा, मैंने इस पर आंसर नहीं लगाया, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इसका बाइंड एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम, नहीं, एलोस्टेरिक रेगुलेटर को ये एलोस्टेरिक जगह पर बाइंड करवाता है। एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, ये या तो मैं आपको बताऊंगी, अभी एक MCQ आएगा, फिर मैं आपको ये बात समझाऊंगी। एलोस्टेरिक रेगुलेटर ये होते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, जो जब ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो प्रोडक्ट ना एलोस्टेरिक साइड पर लग जाते हैं जाकर, और ये बंद करवा देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ना बने, ठीक है। एलोस्टेरिक साइड, एलोस का मतलब आपको पता है, हमारी बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है। एलोस का मतलब होता है अवे। एक्टिव साइड से कोई भी अवे साइड होगी उसको हम एलोस्टेरिक बोलेंगे। वो एक कोई ख़ास नहीं होती, बस एक्टिव साइड के अलावा जो भी साइड होगी वो एलोस्टेरिक होगी। अच्छा, बीटा इज़ इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये एक्टिव साइड इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम, तो इसका बीटा इज़ द राइट आंसर। और सी क्या है, बाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शन। ये प्रोडक्ट को बाइंड नहीं करता, सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, ये रॉन्ग आंसर है। अच्छा, डेल्टा क्या इज़ इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम और अ फैक्टर। नहीं, देखें, इनहिबिटर अलग होते हैं, कोई फैक्टर और कोएंजाइम अलग होते हैं। इनहिबिटर क्या होते हैं, इनहिबिटर जो होते हैं कि वो उनको एक्टिविटी को कम करते हैं, जबकि ये इनहिबिटर नहीं है, कोएंजाइम और कोफैक्टर इंक्रीज़ करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, तो अल्फा इज़ द राइट आंसर। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपने अगर इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होती है ना, वो जब लगती है एंजाइम पर जाकर, तो वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट उसकी जो शेप होती है, एंजाइम अपने आपको उसमें ढाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा में क्या लिखा है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट, ठीक है। अब जैसे ही वो लगा जाकर सबस्ट्रेट, तो एंजाइम ने क्या किया, अपनी शेप को उसी तरीके से चेंज कर लिया, ठीक है। जैसे ग्लव्स एक हम हाथ में अगर पहनते हैं, अगर कोई मोटा बंदा होगा, ठीक है, हम अपने हाथ डालेंगे, मोटा अगर किसी का बंदा है उसका मोटे हाथ हैं, ठीक है, और ग्लव्स इतने मोटे नहीं है, आपको पता है ग्लव्स फ्लेक्सिबल होता है, अगर हम वो उसने अपना अंदर हाथ डाला, तो आपको पता है वो मतलब पूरा उसका ग्लव्स के हाथ पूरे फिंगर्स पर कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसका हाथ उंगलियां उसकी फंस जाएंगी, नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। इसी तरीके से इन्होंने भी यही फ्लेक्सिबल नेचर बताई थी, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल की इन्होंने बताया था, प्रपोज किया था कोस्टाइन ने, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया था, फिशर ने, ठीक है, ईमेल फिशर। अच्छा, नंबर 4 है विच कर्व्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन एंजाइम टेकिंग फ्रॉम अ बैक्टीरियम डेट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग। देखिए, अभी हमने हॉट स्प्रिंग वाले बैक्टीरिया का पढ़ा था कि वो किस टेम्परेचर पर अपना मैक्सिमम काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या था, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो फर्स्ट वाला कर्व है उसमें इन्होंने बताया हुआ है 0 से कोई रिएक्शन गया
गया है यहाँ 40 के बाद, देखिए यहाँ पर जाकर एंड हुआ है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर एंजाइम ये वाला काम नहीं करता है। ऑप्टिमम यहाँ है 20 के बाद लिखा हुआ है सेकंड कर्व, देखें 20 के बाद से तकरीबन 23 इसको कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ है एक रिएक्शन तो 70 आगे गया है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब बचा है थर्ड कर्व ही होगा, क्योंकि ये देखें कहाँ से शुरू हुआ है, 30 से शुरू हुआ है, कहाँ गया है, एक मिनट, ये थोड़ा ब्लर है ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक 40, हाँ 40 से शुरू हुआ है और ये 80 से आगे गया, ठीक है, अबव गया। तो यही वाला मैक्सिमम ये अपना काम कहाँ पर करेगा, 70 पर। देखें 80 से आगे इतना ऊपर इसकी पीक जा रही है, आप देखें ये 70 ही होगा या 70 तकरीबन 78 होगा, ठीक है। इसका ये देख लें, ये मैक्सिमम काम अपना यहाँ पर कर रहा है। तो ये इसका आंसर है कर्व नंबर 3, इसका आंसर है सी, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि एक और बार हम पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। विच कर्व रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एंजाइम टेकिंग फ्रॉम अ बैक्टीरियम डेट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग। तो ये बोल रहे हैं कि एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, कौन से वाले बैक्टीरिया के अंदर, हॉट स्प्रिंग वाली बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो अपना बिहेवियर मैक्सिमम का कहाँ किस पर शो करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर ही हमें नज़र आ रहा है कि 70 डिग्री यहीं पर ही आ रहा है, तो वो मैक्सिमम यहीं पर शो करते हैं। तो इधर कर्व 3 ये करेक्ट है, तो इसमें आंसर क्या होगा, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, 3 ओनली। अच्छा, नंबर 5 है इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखें, जब बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट हम डाल देते हैं, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ऊपर से अगर इनहिबिटर आए में है, एक्टिव साइट पर अड़े में बीच में, तो वो उसको हटा देंगे, ठीक है, और हटाकर अब खुद लग जाएंगे उस पर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को ये क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को, रिएक्शन को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। दोबारा एक और बार बता देती हूँ, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइम, क्या बोल रहे हैं, दोबारा गौर से तवज्जो से समझे। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने कर दी इंक्रीज, ठीक है, उसको करने से क्या हो रहा है, इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। तो हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को काबू पा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया एलोस्टेरिक इनहिबिशन को नहीं कर सकते, डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर से ताल्लुक है, पीएच से ताल्लुक है, उसका इफेक्ट ऑफ आपने पढ़ा एंजाइम जो है उसमें पीएच होता है, कंसनट्रेशन होती है, ठीक है, उसमें ये कंसनट्रेशन और ये डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम तो आपको पता है, ये इसका ताल्लुक इससे नहीं है। ये पूरी बुक की लाइन है, आप देख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और इनहिबिशन है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा अगर हम सबस्ट्रेट डाल देंगे तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को वो ओवरकम कर देगा सबस्ट्रेट। अच्छा, इसका आंसर चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 6, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपको पता है ये कहाँ लगता है, एक्टिव साइट पर लगता है, और वो क्या, उससे क्या कॉज होती है, उससे ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट की, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एक्टिव साइट डज दिस प्राइमरीली डिपेंड। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बयान कर रही है एक्टिव साइट की उसको प्रॉपर्टी को, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से ऑफ एन एक्टिव साइट डज दिस प्राइमरी डिपेंड। मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो नीचे इन्होंने दी हुई है ऑप्शंस में, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्टिव साइट को प्राइमरी डिपेंड करती है। एक्टिव साइट पर प्राइमरी डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि एक्टिव साइट पर ही मतलब अगर वो लगेगी चीज़ तो फिर वो वर्क करेगी, ठीक है। तो इसमें अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बताती हूँ।